नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय कक्षा 9 के अध्याय 8 गति के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या देखा था गति के बारे में? याद है आप लोगों को? अच्छा, चलिए एक बार फिर से हम लोग उसको याद करते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में गति के बारे में क्या जाना था। तो गति के बारे में बच्चों हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि गति क्या होती है, यानी मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया था। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था कि रेस्ट पोजीशन यानी कि विरामावस्था क्या होती है। ठीक है। हमने पहले देखा था कि गति क्या होती है, फिर हमने देखा था कि विरामावस्था क्या होती है। ठीक है। फिर बच्चों हम लोगों ने आगे देखा था कि लीनियर मोशन या रैखिक गति क्या होती है, यानी कि सरल रैखिक गति क्या होती है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। तो बच्चों आज हम लोग उसके आगे जानेंगे कि गति में और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जाननी बाकी हैं। तो बच्चों एक बात तो आप लोग समझ के रखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो गति जो आप लोगों का जो अध्याय है ना बच्चों, ये आपको आगे के अगले और भी कई अध्याय से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञान में बच्चों अगर आप जब गति के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपके आगे और भी अध्याय आएंगे जिसमें आपके लॉज ऑफ मोशन रहेंगे, गति के नियम रहेंगे, बल रहेंगे, घर्षण रहेंगे और भी बहुत ही ऐसे अध्याय सामने सिर्फ आपके कक्षा 9 में ही नहीं आगे की भी कक्षाओं में आएंगे। इसलिए ये आपका जब फंडामेंटल आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए आप लोग पूरी कक्षा को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ मिस कर गए तो आगे आपको समझना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने जाना तो था कि गति क्या होती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं कि गति क्या होती है। तो बच्चों बताइए आप लोग को गति क्या होती है? मैंने आप लोग को क्या बताया था? बिल्कुल बच्चों, हमने आपको बताया था कि गति जब कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति, वस्तु भी हो सकता है बच्चों, व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खड़े, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से यहाँ चली आई। कहाँ पे थी? देखो यहाँ पे थी। तो यहाँ पे थी बच्चों, दोनों चीज़ हम लोग सीखेंगे। रेस्ट भी यानी विरामावस्था, हम यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में। उसके बाद हम यहाँ से पोजीशन चेंज कर दिए, अपनी स्थिति चेंज कर दिए। ठीक है। हम यहाँ पे थे और यहाँ पे चले आए, यानी कि क्या चीज़ परिवर्तन हुआ है? यहाँ हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों यही मैं आपको बताई थी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति यानी पोजीशन यहाँ वो था, वहाँ से अपनी स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसको गति कहते हैं। वो गति के द्वारा ही उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब आज आगे देखेंगे बच्चों कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका भौतिक विज्ञान में मापन संभव है, अर्थात जिनको मापा जा सकता है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जब किसी भी वस्तु को हम जब माप सकते हैं। अच्छा बताइए बच्चों, अगर किसी को गुस्सा आता है तो क्या हम उसको माप सकते हैं क्या? गुस्सा, मम्मी पापा को गुस्सा आता होगा आप लोगों पे ना, जब आप लोग कुछ गलत काम करते होंगे, तो ये तो आप कह सकते होगे कि मम्मी को इतना गुस्सा आ रहा है, पापा को इतना, लेकिन कौन ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, ये मापा जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं मापा जाता। इस तरीके से अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, बोल सकते हैं कि भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा प्यास लगी है, लेकिन कितना भूख लगी, कितना प्यास लगी, उसको एग्जैक्टली मापा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसी राशियाँ या कोई भी ऐसी वस्तु को जिसको हम माप सकते हैं, उनको कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे कि
अगर किसी चीज़ की लंबाई होती है बच्चों, अगर मान लो हम यही कह दिया कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, तो दूरी को हम माप सकते हैं, बिल्कुल, किससे माप सकते हैं, मीटर स्केल से माप सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें कोई द्रव है मेजर करना हो, कोई लिक्विड है, उसको माप सकते हैं। तो बच्चों, यानी कि वे राशियां जिनका भौतिक विज्ञान में मापन संभव है और जिनको मापा जा सकता है और जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है मतलब बच्चों, अभी मैं आपको बताती हूँ, उनको भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जो बात आई है यहाँ पे कि भौतिक राशियों में संख्या के रूप में व्यक्त करने का मतलब, तो बच्चों इसका मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि गुस्सा करना है तो बहुत गुस्सा, थोड़ा गुस्सा, कम गुस्सा, या भूख प्यास, ज़्यादा भूख ज़्यादा प्यास, ये चीज़। लेकिन कितना एग्जैक्टली हम लोग संख्या में नहीं कर सकते हैं ना कि, और पहली बात इसको कितने में मेज़र करेंगे, ना तो हम लीटर में, ना तो किलोग्राम में गुस्सा को मेज़र कर सकते हैं, ना कोई किसी की भूख प्यास को भी किसी किलोग्राम या किसी लीटर, इस सब में कोई इसका कोई मापक नहीं है ना बच्चों। लेकिन अगर कोई भी चीज़, जैसे हम यहाँ दूरी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूरी है बच्चों, यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की दूरी है, तो ये एक मीटर जो है, जो एक है ना बच्चों, ये एक, तो ये है एक संख्या हो गई। इसी तरीके कोई 4 लीटर हुआ, 5 लीटर हुआ, 5 किलोग्राम हुआ, तो 5 हुआ ना, तो यानी कि कोई वेट रहता है बच्चों, कोई भार रहता है उसको 5 किलोग्राम का, तो 5 जो है ना बच्चों, ये 5, ये हो गया उसकी भौतिक, मतलब उसको मापा जा सकता है, उसको संख्या के रूप में मेज़र किया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी राशि जिनको संख्या के रूप में मेज़र किया जा सकता है उसको, या मापा जा सकता है, उसको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे बच्चों आप देखिए उदाहरण के रूप में लंबाई है, तो लंबाई को बच्चों मापा जा सकता है, ठीक है, किसमें, मीटर में। इसी तरीके से द्रव्यमान है वेट, तो उसको मास है, उसको मापा जा सकता है किलोग्राम में। उसी तरीके से टाइम है, समय पे को मापा जा सकता है ना बच्चों, बिल्कुल, समय को भी आप सेकंड में और आवर में, मिनट में आप कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों बल है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बच्चों, बल को भी न्यूटन के रूप में मापा जा सकता है। उसी तरीके से त्वरण हम लोग आगे देखेंगे कि त्वरण को भी मापा जा सकता है, ये सब हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन हम अभी फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये आगे की कक्षाओं में हम लोगों को इसको पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये सब भौतिक राशियों में आता है क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। ऐसे ही विद्युत धारा है, हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ताप है, ये भी भौतिक राशि है क्योंकि ताप है, टेम्परेचर को भी मापा जा सकता है बच्चों ना, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, इसमें मापा जा सकता है। बता दें 27 डिग्री है, ऐसे करके बात करते हैं ना टेम्परेचर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भौतिक राशियों में आती हैं और इनका मापन हो सकता है, यानी हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है या 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। तो बच्चों अब हम लोग इस बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। उससे पहले हम आगे बताएं तो आप एक बार देख लीजिए कि उसके उदाहरण क्या होते हैं, फिर हम जब क्लियर आपको बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। जैसे अदिश राशि के उदाहरण में है लंबाई और द्रव्यमान, और सदिश राशि का उदाहरण है बल और त्वरण। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। देखिए बच्चों, ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, हमने क्या बोला कि अदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए सिर्फ किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, परिमाण की। परिमाण क्या होता है बच्चों,
वही बच्चों कितनी क्वांटिटी में है कोई भी चीज़ को, उसकी परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? दिशा की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम ही अदिश, अदिश नाम से क्या हो रहा है? दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। ऐसी राशि जिनका दिशा नहीं है उनको अदिश राशि कहते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें द्रव्यमान का, अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 5 किलोग्राम, अगर कोई भी अगर ऐसा कोई बॉक्स है बच्चों, अगर ये कोई भी बॉक्स है और अगर ये बॉक्स जो है 5 किलोग्राम का है, ठीक है, तो अगर ये 5 किलोग्राम का है तो ये 5 किलोग्राम में सीधे बोल दिया कि 5 किलोग्राम, तो इसमें कोई दिशा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से 5 किलोग्राम है, नीचे आप कहीं से भी उठाओगे, नीचे से ऊपर से जब भी कोई भी उठाएगा ये 5 ही किलोग्राम का रहेगा, ठीक है। उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सी दिशा में 5 किलोग्राम है या क्या है। तो इसलिए जो द्रव्यमान होता है वो आपका अदिश राशि होता है, ठीक है बच्चों। अब इसी और अगर देख लेते हैं, अब हम आगे अभी थोड़ा जानेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और भी आगे और भी राशियों के बारे में जानेंगे, तब हमको और क्लियर होगा कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अभी के रूप में आप यही जानिए कि जैसे अभी इसमें है कि परिमाण है, परिमाण यानी कि 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम है, ठीक है, 5 है, लेकिन किस दिशा में है इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम कोई चीज़ को बोलते हैं, अगर इसी 5 किलोग्राम की बात किया, कोई को 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है और इसी पे हम कोई अगर इसको ढकेलते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम ये अगर इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन में ढकेलते हैं, इस दिशा में ढकेलते हैं, यानी कि पुश करते हैं, यानी हम एक बल लगा रहे हैं। तो जब हम इसी पे बल लगाते हैं कोई, और वो बल भी क्या होता है? दिशा में लगाएंगे ना, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में ये वस्तु आगे की तरफ मूव करेगी या चलेगी, ठीक है, या अपने स्थिति में परिवर्तन उसी दिशा में करेगी। तो यानी कि ये अगर आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान तो अदिश राशि हो गया, लेकिन बल में क्या है, आपको क्या बताए हैं इसमें? दिशा भी, कि किस डायरेक्शन में आप किस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में जो है कोई भी वस्तु मूव करेगी, इसलिए बल हो गया आपका सदिश राशि, ठीक है बच्चों। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट हुआ ना कि जब तक किसी भी राशि में जो है दिशा नहीं रहता है, सिर्फ उसका परिमाण, जैसे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 5 किलोग्राम, लेकिन इसमें दिशा नहीं था। लेकिन अगर 5 किलोग्राम में अगर मान लीजिए इसमें 10 न्यूटन का, अगर न्यूटन बच्चों आगे आप देखेंगे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो उसका अगर फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं तो ये जो बल है ये आपका क्या रहेगा? वो सदिश राशि रहता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप देखिए, अब इसी तरीके से लंबाई हुई बच्चों, तो लंबाई की बात की है, तो जैसे अभी हमने बोला कि 1 मीटर की लंबाई या 2 मीटर की लंबाई या 4 मीटर की लंबाई, तो लंबाई तो हो जाती है कि 4 मीटर लंबा कोई चीज़ है, 5 मीटर लंबा है, लेकिन इससे नहीं मतलब है कि आप उत्तर दिशा में लंबा है कि दक्षिण दिशा में लंबा है या किधर की दिशा में लंबा है, ऐसा कोई बात नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पे इसको लंबाई भी आपके अदिश राशि में ही आती है। लेकिन बच्चों इसी में आप देखिए कि जब कोई राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कोई भी ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बल जो हमने बताया कि इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है कि किधर की तरफ बल लगा रहे हैं, ऐसी राशि हो जाती है सदिश राशि हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन सी भौतिक राशियां जो है अदिश राशि होती है और कौन कौन सी राशि सदिश राशि होती है। जैसे बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ लेफ्ट में देखिएगा जो बाएं साइड में कि भौतिक राशि कौन कौन सी है। ऐसे तो बहुत भौतिक राशियां हैं, लेकिन अभी के में आप लोगों को जो सब जरूरी है वो चीज़ जानने के लिए, आपके खासकर आपके कक्षा 9 के लिए आपको जानने के लिए, वो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी भौतिक राशि है और कौन इसमें से कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तो बच्चों आप देखिएगा, ये आपका लंबाई जो है,
लंबाई अभी जैसे हमने बात किया बच्चों, ये है अदिश राशि। ठीक है, क्या है ये बच्चों, ये है अदिश। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो है दिशा का कोई बात नहीं होता। लंबाई को मेजर करने के लिए 4 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, जो भी लंबाई, किलोमीटर, कुछ भी अगर इस तरीके से मेजर करते हैं तो उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। अगर तब तक वो लंबाई जो है अदिश राशि रहती है। ठीक है, उसी तरीके से द्रव्यमान या मास की बात की है कि 5 किलो का कोई वस्तु है, 6 किलो की वस्तु है, या 10 किलो, 20 किलो, कितने की भी वस्तु है, लेकिन उसमें किस डायरेक्शन में या किस दिशा की बात नहीं है। अगर कोई 10 किलो की चीज़ है तो किसी भी दिशा में आप पकड़ेंगे उसको, वो 10 किलो की ही रहेगी। ठीक है, तो वो यानी द्रव्यमान जो हो गया आपकी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। उसी तरीके से बच्चों टाइम की बात हुई, समय को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे का कोई ऐसा दिशा नहीं होता है कि लेफ्ट की तरफ की, राइट की तरफ की, ऊपर की, नीचे, ऐसा कोई दिशा नहीं होता है ना। ये इसलिए जो है समय भी क्या होता है, आपकी अदिश राशि रहती है। अब बच्चों आप देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना अभी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है आगे की कक्षा में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के बारे में। लेकिन तब तक के लिए आप जानिए ये अदिश राशि होती है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे नाम से आपको लग रहा होगा कि क्योंकि करंट बह रही है, इस दिशा में बह रही है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना तो उसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि उसमें भी बच्चों एक वेक्टर रूल फॉलो होता है। तो वो जो वेक्टर रूल जिसमें फॉलो होता है वही सदिश राशि होता है बच्चों। वो थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे तो हम लोग को क्लैरिटी ज़्यादा होगा, लेकिन अभी तक के लिए आप समझिए उसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अदिश राशि होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिस्टेंस यानी दूरी। अब हम लोग बच्चों जो दूरी की बात करते हैं तो दूरी कहते हैं ना कि यहाँ से हमारा स्कूल इतना किलोमीटर दूर पे है, कहते हैं ना। उसमें ये बात तो हम नहीं कहते या यहाँ से कोई भी दुकान जो है कितना किलोमीटर पे है, या यहाँ से कोई भी, आप जहाँ से किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है आप क्या बात बोलते हैं, कितनी दूरी है उसकी। ठीक है, तो जब तक दूरी आप बोलेंगे और आप बताएंगे कि इतना किलोमीटर या इतना मीटर दूरी पे है, इस तरह से जब बात करते हैं उसमें दिशा की कोई बात तो रहती नहीं है कि इस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा है, ऐसा करके जब बात नहीं करते हैं। हम क्या बात करते हैं, यहाँ से इतना किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ इतना मीटर की दूरी पे है। इसलिए जो है दूरी की जब बात करते हैं तो दूरी क्या होती है बच्चों, अदिश राशि रहती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब तापमान की बात करते हैं बच्चों। तो तापमान बोलते हैं ना, आज का तापमान कितना है, तो मान लीजिए 37 डिग्री है या 40 है या 20 ही डिग्री है, तो हम क्या बात करेंगे, उसमें कोई दिशा की तो बात नहीं होती है ना। टेम्परेचर जो है सेल्सियस में और केल्विन में किसी में मेज़र करेंगे, लेकिन उसमें दिशा की तो बात होती नहीं है। इसलिए टेम्परेचर जो है या ताप जो है वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, फिर अब बात करते हैं स्पीड यानी चाल की। तो बच्चों स्पीड जो है, स्पीड यानी चाल जो है बच्चों ये होता है अदिश राशि। अब कैसे होता है बच्चों, मैं बताती हूँ। वैसे स्पीड और चाल के बारे में हम लोग अभी आगे बहुत अच्छे से जानेंगे कि स्पीड या चाल जो है वो अदिश राशि होती है, और उसमें ये जो आप आगे बच्चों हम लोग चाल देखेंगे कि चाल जो है वो अदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग आगे अभी क्लियर करते हैं, अभी आगे इसी कक्षा में क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद अभी बल की बात किया, अभी हम लोग बल के बारे में बात किए। बल तो है ही सदिश राशि। अभी जैसे हमने बताया कि बल का डायरेक्शन होता है कि ये किस दिशा में लगाए, जिस दिशा में आप लगाएंगे बल उसी दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, या कोई वस्तु या कोई भी इंसान, व्यक्ति, जो कोई भी उसी दिशा में जो है वो मूव करता है। ठीक है, उस आगे फिर देखते हैं त्वरण बच्चों हम लोग आप लोग वैसे थोड़ा बहुत पिछली कक्षाओं में जाने होंगे कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण अभी के लिए आप जान लीजिए सदिश होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे अभी इसी मोशन वाले ही चैप्टर में देखेंगे। फिर है बच्चों विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये होता है सदिश राशि। अब कैसे होता है बच्चों, बस अभी हम लोग आगे यही हम लोग देखने वाले हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है और कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि। जैसे अभी हम यहाँ उदाहरण में देख ही लिए कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अब आगे हम लोग वही देखेंगे बच्चों कि दूरी किस तरीके से अदिश राशि है और किस तरीके से विस्थापन जो है सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर होता है। देखिए जब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, देखिएगा ध्यान से आप लोग, जब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। फिर से हम पढ़िए आप लोग, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी समय यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में कितनी लंबाई तय हुई है उस वस्तु के द्वारा, वो उसकी दूरी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस चीज़ को। देखिए बच्चों, हम लोग अभी बात किए हैं कि किसी वस्तु द्वारा, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से अभी हम, ये एक पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये आपका घर है। ठीक है, बहुत अच्छी, अब मेरी ड्राइंग तो नहीं है बच्चों, बट आप लोग इसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट पे आपका घर है, उसके बाद ये रास्ता जाता है। ठीक है बच्चों, ये रास्ता जाता है और ये बी कोई पॉइंट है जहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है बच्चों, ये है स्कूल, खूब ढेर सारी विंडोज़ है, मान लो बस की तरह नहीं है, आप इसको मान के चलो ये स्कूल है आपका। ठीक है, ये प्लेग्राउंड वगैरह है। ठीक है, ये है आपका स्कूल। ठीक है, ये है आपका स्कूल और ये है आपका घर। ठीक है, ए पॉइंट पे आपका घर है और ये रास्ता हुआ ये बी। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने घर से जो है स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर बोला गया, क्या होता है 5 किलोमीटर। ठीक है, स्कूल की दूरी आपको मालूम है 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन फिर आप क्या करोगे कि आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे, अपने फ्रेंड से बोलोगे, आपको साइकिल से जाना है, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि चलो आज हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। तो आपका फ्रेंड बोलेगा तुम ऐसा है कि मेरे घर पहले आ जाना, उसके बाद हम लोग जब घर से साथ में ही चलेंगे। तो फिर अगर आपका मान लीजिए आपके फ्रेंड का घर यहाँ पे है, फ्रेंड का घर यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, उसका घर ये मान लीजिए उस फ्रेंड का घर हुआ, ये आपका घर हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हो गया आपके दोस्त का घर। ठीक, ये दोस्त का घर हो गया। ठीक है, अब आप पहले जाओगे यहाँ से, आपके स्कूल की दूरी हमने क्या बोली, जनरली आप इस रास्ते से जाते हो तो मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से करोगे, थोड़ा यहाँ पे कुछ करके ऐसे गए और स्कूल गए, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर का। लेकिन जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो, ये किसका घर है बच्चों, दोस्त का घर है। ठीक है, तो ये जब दोस्त के घर जाना है, अब यहाँ से पता चला कि 5 किलोमीटर तो आपका दोस्त का ही घर हो गया। ठीक है, तो आप 5 किलोमीटर आप दोस्त के घर गए, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर अगर आपका स्कूल है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप घर से निकलोगे और 5 किलोमीटर पहले आप अपने घर दोस्त के घर जाओगे, उसके बाद 3 किलोमीटर स्कूल और चल के जाओगे, यानी आपको टोटल कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आप इकाई का ध्यान जरूर दीजिएगा बच्चों, जब तक आप इकाई नहीं देखेंगे, 5 + 3 लिखे या 5 लिखे क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो परिमाण के साथ में ये आप लोगों को यहाँ पे यूनिट का भी या इकाई का भी ध्यान देना होगा, इस बात को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर, यानी उसने जो है आपको उस दिन, जो आपको 5 किलोमीटर रोज स्कूल जाते हो, लेकिन उस दिन अगर आप अपने दोस्त के साथ में स्कूल जाओगे तो आपको कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उस दिन के लिए वो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 किलोमीटर की। तो अभी ये हो गया ये आपकी तय की गई दूरी। ठीक है, लेकिन अब यहीं से अगर आप डायरेक्ट ए से बी में आप जाते, कहीं से भी मान लीजिए उसके यह रास्ता मान लीजिए मुड़ के भी रहता। ठीक है, ये अगर यहाँ से यहाँ में थोड़ा मोड़ भी रहता बच्चों, तो भी ये 5 किलोमीटर था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी में ऐसे आप जाते, लेकिन दोस्त से गए तो 8 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे इसमें कोई भी आपने बात नहीं किया कि 8 किलोमीटर आप गए या 5 किलोमीटर गए, स्कूल पहुँचे ही, स्कूल पहुँचे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप साइकिल में तो ऐसे मेजरमेंट कोई ऐसा लगा नहीं रहता, लेकिन अगर आप बाइक से जाते तो उसमें मीटर लगा रहता है, तो मीटर में पता चलता कि 8 किलोमीटर हम आए हैं तय करके। या अगर प्रॉपर रास्ते से आप जाते, दोस्त के घर नहीं जाते, तो वो 5 किलोमीटर ही रहता। ठीक है, तो उस पर बाइक पे वो मीटर में पता चलता कि 5 किलोमीटर है। तो लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई, इसमें
डायरेक्शन या दिशा की बात नहीं हुई है। चाहे आप दोस्त के घर से लेकर भी जाओ 8 किलोमीटर, चाहे आप सीधे जाओ तो 5 किलोमीटर ही गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दिशा की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है बच्चों। लेकिन अब इसीलिए जो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दिशा की बात नहीं की गई है, इसलिए दूरी जो है आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है बच्चों इसमें, ये अदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। और अब हम लोग जानते हैं कि विस्थापन के बारे में। हाँ बच्चों, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल, तो समय अंतराल का देखो बच्चों ये जो जिक्र किया गया है कि जैसे समय अंतराल, अब हमने जैसा कि हमने उदाहरण में देखा था अभी कि घर से स्कूल जाने में, तो अगर मान लीजिए जो 5 किलोमीटर आपको जाने में आधा घंटा लगा होता, अगर साइकिल से ही जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए स्कूल जो रोज आपको आधा घंटा लगता है, तो हो सकता है कि आपको उस दिन 50 मिनट लगे, क्योंकि आपकी डिस्टेंस या दूरी जो है आपकी बढ़ गई। तो यानी कि समय अंतराल के यहाँ पे क्या हुआ, जो 40 मिनट में अगर आपने 8 किलोमीटर तय करके अपने स्कूल पहुंचे हुए हैं, यानी समय, यानी कि 40 मिनट में या 50 मिनट में ही आप एक बिंदु मतलब एक बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु क्या था आपका घर था और बी बिंदु क्या है आपका स्कूल है, या जो कोई भी आपको, जैसे हमने रेफरेंस पॉइंट आपको बताया था पिछली कक्षा में, संदर्भ बिंदु बताया था कि किस बिंदु से आप मापने जा रहे हैं और जहां तक पहुंचना है, ठीक है, वो आपकी दूरी होती है और किस समय में होती है। अगर किसी समय में बोल दीजिए जैसे 30 मिनट में या 50 मिनट में आप पहुंच रहे हैं, तो उसको कहते हैं दूरी कहते हैं। लेकिन बच्चों जब किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या होता है, जब कोई वस्तु जो होता है उसका जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये इसी का उदाहरण अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे हम कहें कि आपके घर से आप रोज स्कूल जो है जा रहे हो, अगर यहाँ से जा रहे हैं बच्चों, अभी हमने बोला था कि जो 1-2 बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है किसी भी समय अंतराल में, जो न्यूनतम दूरी होती है, तो आपके स्कूल जब पहुंच रहे हैं घर से स्कूल, जो आप जो मिनिमम डिस्टेंस से जहां से एकदम सीधे जहां से पहुंच सकते हैं बच्चों, एकदम सीधे, ठीक है, जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी क्या होती है, विस्थापन। जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों वही होती है विस्थापन, ठीक है बच्चों, क्या होती है वो, विस्थापन, ठीक बच्चों। तो इसी घर से लेके स्कूल जाने में जब आप दोस्त के घर से जाते हो तो वही जो है आपकी दूरी हो गई 8 किलोमीटर, लेकिन आप एकदम सीधे रास्ते से पहुंच जाते हो, ना कहीं रुकना, ना तो कोई मोड़ है, ना कुछ भी है, जो सबसे न्यूनतम दूरी है एकदम, वो आपकी होती है विस्थापन। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे यहाँ पे एक कोई व्यक्ति बना हुआ है, अगर ये व्यक्ति जो है किसी पॉइंट से वहीं स्टार्ट करता है और उसके बाद अगर वो चल के देखे, ये इस तरीके से कर्व में आता है, ठीक है, गोल घूम के ऐसे आता है, मोड़ से ऐसे घूमते हुए किसी पॉइंट पे पहुंचता है, तो देखिए वो कितना हुआ, वो दूरी तय करके, इतनी दूरी तय करके आया है। लेकिन जो उसका जो मिनिमम सबसे न्यूनतम डिस्टेंस क्या हो सकता है, उससे न्यूनतम कुछ हो नहीं सकता। क्या, जब वो जिस पॉइंट से चल रहा है और जो अंतिम पॉइंट है उसके बीच में जब सीधी रेखा खींची जाती है बच्चों ना, वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है किसी के भी चलने की, और किसी भी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों, वो होती है विस्थापन। तो बच्चों ये विस्थापन जो है ये हम सदिश राशि में क्यों बोले, क्योंकि इसमें हमें बताना होगा कि एकदम सीधी चले जाना है, या एकदम मान लीजिए यहाँ तो सीधे हो गया, मान लीजिए आपका स्कूल अगर यहाँ पे रहता, मान लीजिए बच्चों आपका स्कूल अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये स्कूल अगर आपका है, ठीक, और आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका घर हुआ, ठीक है। तो अगर ये जब आपका घर हो गया ये, तो यहाँ से स्कूल अगर बोला जाएगा कि
इस दिशा में उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में इस दिशा में एकदम सीधे चले जाइए, ठीक है। तो वो जो न्यूनतम दूरी तय होगा जब जिसमें दिशा का भी बोध रहेगा, ये इस दिशा में चले जाइए, उत्तर चले जाइए, उत्तर पूर्व चले जाइए, सीधे भी चले जाइए, किधर भी दक्षिण पूर्व चले जाइए, दक्षिण पश्चिम चले जाइए, जब दिशा भी बोला जाएगा उसके साथ साथ में, तो वो होता है, वो विस्थापन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों, अब आगे हम थोड़ा सा इस बात को देखते हैं कि दूरी और विस्थापन को समझने के लिए कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा ना कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, हम लोग इस उदाहरण से भी देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। बच्चों मान लीजिए आप किसी एक बिंदु है, एक बिंदु, ठीक है, यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए 200 मीटर चले, कितना चले बच्चों, 200 मीटर चले, उसके बाद में आप बी पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँच गए। मान लीजिए आप यहाँ ए से चले, बी पे चले, और किस चीज़ से चलेंगे बच्चों, पैदल ही चले, ठीक है। मान लीजिए पैदल 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 चल के यहाँ पे आए, कितना, 200 मीटर आए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आए, उसके बाद फिर आप ये, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान देना है, मान लीजिए कोई टीट समय में आप आए, किसी 5 मिनट में आए, 10 मिनट में आए, कितने भी देर में आए, ठीक है। तो क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं दूरी की बात कर रहे हैं और विस्थापन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बोले कि तय समय में, तो समय में मान लीजिए ए से बी में आप कितने उस पे आए, मान लीजिए 10 मिनट में, 5 मिनट में, कितने भी 200 मीटर आप आ गए, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है आप कितना तेज आए हैं, ये आपकी वो है। फिर उसके बाद आप बी पे आए, कहाँ पे आए, मान लीजिए किसी दुकान से कोई सामान लिए, ठीक, उसके बाद सामान लिए, उसके बाद वापस आप क्या करते हैं, अपने घर पे आ गए, इधर से गए, उसके बाद इधर से चले आए, फिर यहाँ पे वापस आप अपने घर पे चले आए, यानी वापस ए पॉइंट पे आप चले आए, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए कि इतने में आप ए से गए बी, यानी घर से गए दुकान पर गए, दुकान पे आपने सामान खरीदा 200 मीटर पे, फिर उसके बाद सामान लिया और उसके बाद वापस घर पे आके बैठ गए, इतने में आपने कितनी दूरी तय की। तो दूरी कितनी तय की बच्चों, बताइए, ये टोटल दूरी कितनी तय की आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200 मीटर गए पहले, सिर्फ 200 ही नहीं किया ना, पूरा हम टोटल दूरी करने के बाद कुल कितना आपने दूरी तय की, ए से गए ए पे आए, लेकिन इसमें आपने बी गए, बी से वापस ए पे आए, तो 200 मीटर गए बच्चों, ये मीटर लिखना भूलिएगा मत, मीटर को एम से डिनोट करते हैं या हिंदी में ऐसे मी करके ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 200 मीटर, ठीक है, ऐसे हम लोग एम लिखेंगे, मीटर लिखना होगा, ठीक है। तो 200 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कितना दूरी तय हुआ टोटल हम लोग का, 400 मीटर, कितना हुआ, 400 मीटर हम लोगों ने दूरी तय की, ठीक है। हम लोगों ने मतलब ये जिसने भी, अगर आप ए से बी में गए यानी दुकान पे गए और दुकान से वापस आए, तो अगर आप गए तो आपने कितनी दूरी तय की, 400 मीटर तय की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपका विस्थापन कितना हुआ बच्चों, तो आपको पता वो करना है कि आपका विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन को हमने क्या बताया अभी आपको कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है बच्चों, और दूरी के बारे में हमने क्या बोला था, दो बिंदुओं के बीच में जो कुल तय की गई दूरी है। तो यहाँ पे बच्चों दो बिंदु क्या है, क्या बी, ए बी, नहीं, कुल तय की गई दूरी की बात जब हम कहें तो ए से गए बी, तो फिर बी से आए ए, यानी ए से गए और ए पे ही आए, तो कंपैरिजन हम किस वाले, इसी पॉइंट का दो बिंदु करें, ए से कहीं से गए और कहीं पे आ गए, ठीक है बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कहीं जाके, जरूरी नहीं है कि यहाँ जाके कोई आगे बढ़े, अगर हम उसी जगह से गए और वहीं गए और वहीं आ गए तो कुछ तो दूरी तय करके आए, ये पूरा 400 मीटर की दूरी तय करके आया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं विस्थापन की, तो हमने बोला कि जो मिनिमम दूरी होती है यानी जो न्यूनतम दूरी होती है, तो ए और ए के बीच यानी कि गया और आया, तो उसका जो न्यूनतम दूरी कितना हुआ बच्चों, बिल्कुल सही। और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, बिल्कुल, ये ए से गया और ए पे, या ये बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना दूर नहीं है, ये हम समझाने के लिए नीचे लिख दिए थे, ये यहीं गया था और फिर वापस यहीं आया है इसी जगह पे।
तो यानी कि ये जहाँ गया, मान लो 40 मिनट में आके बैठ भी गया, 50 मिनट में आकर बैठ भी गया, लेकिन फिर यानी कि वो न्यूनतम दूरी जो उसी बिंदु से उसी बिंदु में उसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई बच्चों, बिल्कुल बच्चों 0 हो गई। अब इस बात को आप समझिए कि जब कोई भी वस्तु अपनी जगह से जाएगा और वापस उसी जगह चला आता है तो विस्थापन उसका 0 होता है, क्योंकि उसका क्या देखा जाता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी प्रारंभिक उसका कौन सी स्थिति है और बाद में फाइनल जो है, जो अंत में उसकी जो स्थिति रहती है उसके कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ए जो भी इनिशियल जो है प्रारंभिक स्थिति उसकी यही है। ठीक है, और फिर फाइनल स्थिति भी यही है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 0 हुआ। उसने कुछ तय ही नहीं किया, इतना सब किया लेकिन विस्थापन बराबर 0। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से देखते हैं बच्चों। मान लीजिए अगर कोई पार्क है, कोई सर्कुलर पार्क है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे गेट में एंट्री हुई है, ये है गेट। कोई सर्कुलर पार्क है और ये है गेट। अब इस सर्कुलर पार्क में आपको सुबह सुबह टहलने गए, तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से टहलना शुरू किए। मान लीजिए ये आप मान के चलिए ये पूरा जो है 500 मीटर का पार्क है, छोटा सा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क नहीं है बच्चों। पूरा ये जो जितनी डिस्टेंस जो है, ये पूरा इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है? 500 मीटर। अगर यहाँ से चल के यहाँ तक जाता है तो यानी ये कितना, एक बार जब पूरा राउंड लगाता है यहाँ से बच्चों, ये कोई ए पॉइंट, एंट्री पे ई लिख देते हैं बच्चों। एंट्री से गया, यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आ गया, तो यानी ये 500 मीटर की वॉक कर लिया है। ठीक है, तो उसकी जो दूरी कितनी तय किया है बच्चों? वो बिल्कुल 500 मीटर तय किया है। कितना किया है? 500 मीटर तय किया है। कहाँ से? एंट्री से। ये पूरा उसने ये जो यहाँ पे पाथ जो है, वॉकिंग पाथ यहाँ बना हुआ, ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से ट्रैक किया तो 500 मीटर किया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि यह एंट्री से गया और फिर वापस यहीं पे आया जब एक पूरा राउंड लगा के, तो ऐसी स्थिति में इसका विस्थापन कितना हुआ बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहीं से गया और वहीं आया, इसका विस्थापन हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि फिर से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में इसकी दूरी कितनी हुई? 0। यानी न्यूनतम दूरी कितनी हुई बच्चों? इसकी 0 हो गई, बिल्कुल। और लेकिन ये अगर हम हो सकते हैं एंट्री से अगर यहाँ पे बात करें कि एंट्री से कोई अगर एंट्री पे ए पॉइंट बोले बी पॉइंट, तो अगर आधा राउंड करने में इसको कितनी दूरी तय हुई, तो ये इसका अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात किया जाए बच्चों, इसी सर्कल में अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात किया जाए बच्चों, तो अगर इसने ए से बी में आने में कितना दूरी किया? आधा। पूरा अगर 500 मीटर है तो ये निश्चित रूप से ये 250 मीटर होगा, तो ये 250 मीटर होगा। ठीक है, और अगर बोला जाए कि ए से बी आने में कितना विस्थापन हुआ, तो ए से बी आने में ये जो बच्चों अगर इसको ई पॉइंट को ए ले लेते हैं, तो ए से बी आने में विस्थापन दूरी बच्चों इसका 250 मीटर हुआ, लेकिन विस्थापन कितना होगा? अभी हमने बात किया सबसे मिनिमम दूरी, मिनिमम सबसे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की बच्चों क्या हुई? ये वाली दूरी हुई। तो ये कितनी हो सकती? हो सके 100 मीटर हो, कुछ छोटा ही होगा निश्चित तौर पे। ठीक है बच्चों, तो फिर बच्चों फाइनली हम लोग इस बात पे आए हैं, इस कंक्लूजन पे आए हैं, 2 पॉइंट और है न्यूनतम दूरी और विस्थापन में, कि जो दूरी होती है बच्चों, जो दूरी होती है वो हमेशा चाहे तो बड़ा होगा, चाहे तो बड़ा होगा, चाहे तो बराबर होगा, किसके? विस्थापन के। ठीक है, कभी भी दूरी जो है विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है, या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे तो दूरी अगर मान लीजिए यहाँ ए से बी गया और सीधे ट्रैक रहा अगर उसका, तो वही दूरी हो जाएगा, वही विस्थापन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो इधर से गया है, यहाँ से पहुंचा हुआ है, तो दूरी उसकी बढ़ जाएगी और विस्थापन उसकी कम होगी। तो दूरी हमेशा चाहे विस्थापन से बड़ा होता है, चाहे तो बराबर होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन कैन बी 0, विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी जो है कभी भी 0 या शून्य नहीं होती है।
क्यों? अगर वो कुछ भी चलेगा, अगर स्थिति में, देखो बच्चों हमें बताया गति क्या होती है, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति में परिवर्तन होगा, अगर इतनी सी भी हुई बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है बच्चों, ये अगर ये यहाँ से बच्चों यहाँ भी मूव की, स्थिति बदली, तो कुछ तो सेंटीमीटर में ही होगा, मिलीमीटर में ही होगा, लेकिन स्थिति तो बदली उसकी, यहाँ से यहीं तक आई, लेकिन स्थिति जैसे ही थोड़ी भी बदल गई, उसकी दूरी निश्चित रूप से बदल, कुछ तो कुछ होगा ही। तो दूरी जब अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बदलती है, तो दूरी जो है वो निश्चित रूप से कुछ होगी, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। इसको आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है और उसके उदाहरण को भी समझा होगा। तो आगे हम लोग गति के और भी जानकारियों के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान के सवालों को हल करते रहिए। नमस्कार।